नमस्कार बच्चों। अध्याय 10 गुरुत्वाकर्षण में आज हम लेने जा रहे हैं विभिन्न ग्रहों पर गुरुत्वीय त्वरण की स्थिति क्या रहती है। ग्रहों पर गुरुत्वीय त्वरण का मान इस पर निर्भर करता है कि उस ग्रह का द्रव्यमान क्या है और उसका व्यास क्या है। जैसे कि उदाहरण के लिए हम ये देखें कि जिस ग्रह का द्रव्यमान ज्यादा है वो अधिक भारी है तो उसके गुरुत्वीय त्वरण का मान भी अधिक ही होता है। उदाहरण के लिए बृहस्पति ग्रह सभी ग्रहों में सबसे ज्यादा इसका द्रव्यमान है और इसीलिए इसके गुरुत्वीय त्वरण का मान भी सर्वाधिक होता है, 23.1 मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर। इसी प्रकार अगर हम देखें चंद्रमा पर, तो चंद्रमा पर जो गुरुत्वीय त्वरण है वो 1.61 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, 1.61, जो कि हमारी पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का लगभग 1/6 भाग है। तो इस प्रकार ग्रहों पर गुरुत्वीय त्वरण की स्थिति हमारे समक्ष स्पष्ट हो जाती है। ग्रहों पर गुरुत्वीय त्वरण का मान उसके द्रव्यमान तथा व्यास पर निर्भर करता है। ग्रहों पर गुरुत्वीय त्वरण का मान उस ग्रह का द्रव्यमान क्या है और उसका व्यास क्या है उस पर निर्भर करता है। अर्थात जो ग्रह जितना भारी होगा उसका गुरुत्वीय त्वरण उतना ही अधिक होगा। बृहस्पति का द्रव्यमान व व्यास सर्वाधिक होने के कारण इसका G का मान, G गुरुत्वीय त्वरण का मान सर्वाधिक और सर्वाधिक में 23.1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। बृहस्पति ग्रह का द्रव्यमान भी ज्यादा है, वहीं उसका व्यास भी ज्यादा है सभी ग्रहों में और इसीलिए उसके G का मान भी अधिक है। वहीं चंद्रमा पर G बराबर 1.61 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, जो कि पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का कितना है, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हमारी पृथ्वी की सतह का गुरुत्वीय त्वरण है, जो कि पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का लगभग 1/6 भाग है।
आगे हम बात करेंगे कि पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के प्रभाव में वस्तुओं की गति, पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के प्रभाव में वस्तुओं की गति के बारे में। हम ये मानते हुए कि पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के प्रभाव में जब कोई वस्तु गति कर रही है तो उस पर जो वायु का प्रतिरोध है वो क्या लग रहा है? नगण्य, बिल्कुल 0 के बराबर। वायु का प्रतिरोध नगण्य मानते हुए अब गुरुत्वीय बल के प्रभाव में जब हम वस्तुओं की गति की बात करने जाते हैं तो उससे पहले हम न्यूटन की गति के उन नियमों को, यानी जो समीकरण हमने पढ़े थे, गति के हमने 2 चीजें पढ़ी थी, गति के नियम और गति के समीकरण। तब हमने आपको बताया था कि जैसे आपके गणित में समीकरण लिखे रहते हैं x, y, z, a, b, c इन चीजों को मिला करके, वैसे ही हमारे भी गति के समीकरणों को हमें ध्यान रखना है कि वो एक समीकरण रूप में है। तो एक बार दोहरान कर लेते हैं कि न्यूटन की गति के समीकरण क्या थे। देखिए यहां साइड में सबसे पहला जो समीकरण हमने देखा था वो था v बराबर u प्लस at। दूसरा जो गति का समीकरण न्यूटन द्वारा दिया गया s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और वही तीसरा और अंतिम समीकरण जो उन्होंने दिया वो था v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। तो ये आप रिकॉल कर लीजिए, एक बार ध्यान कर लीजिए, हमने ये गति के तीनों समीकरण इनको डिराइव करते हुए आपको एक्सप्लेन किए थे। अब जब हम ये मानते हैं कि मान लीजिए किसी वस्तु या पिंड को हमने ऊंचाई की तरफ फेंका है, तो जब वो गति करती है, ये जो गति के समीकरण हैं वो गुरुत्वीय बल के प्रभाव में कुछ बदल जाते हैं। कैसे? जब किसी वस्तु को ऊपर की तरफ फेंका जाता है तो ये जो त्वरण है ये तो सामान्य त्वरण है, लेकिन गुरुत्वीय बल के प्रभाव में लगने वाला त्वरण गुरुत्वीय त्वरण कहलाता है। तो हम इस समीकरण में a को प्रतिस्थापित कर देंगे गुरुत्वीय त्वरण g के द्वारा। साथ ही साथ आप ध्यान दीजिए यहां हमने प्लस का चिन्ह लगा हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन जब हम किसी वस्तु को नीचे से ऊपर की तरफ गति कराते हैं तो बच्चों वो वस्तु गुरुत्वीय बल कहां लगता है? ऊपर से नीचे की ओर। तो उस वस्तु को उस गुरुत्वीय बल के विरुद्ध जाना होता है और इस कारण जो उसकी गति है वो कुछ कम हो जाती है। एक चीज है जो उसे नीचे आकर्षित कर रही है और हम उसे नीचे ऊपर जाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, तो यानी जो उसकी वास्तविक गति है वो कुछ कम हो जाती है, जिसके फलस्वरूप ये जो धन चिन्ह है वो ऋण चिन्ह से प्रतिस्थापित हो जाता है। इसी प्रकार इन 2 परिवर्तन, एक परिवर्तन आपको बताया a की जगह g आ जाएगा और दूसरा परिवर्तन आपको बताया प्लस की जगह माइनस का चिन्ह आएगा। तीसरी बात, ये जो तय की गई दूरी है उसे भी हम वस्तु की सतह से ऊंचाई के रूप में प्रतिस्थापित कर देते हैं, यानी वस्तु पृथ्वी तल से कितनी ऊंचाई पर है। तो तय की गई दूरी s के स्थान पर अब हम h लिख लेंगे और बाकी समीकरण 3 में भी इस s का प्रतिस्थापन हम h के द्वारा करेंगे।
तो देखिए अब ये समीकरण किस प्रकार से परिवर्तित होंगे जब हम वस्तु या पिंड को ऊपर की तरफ गति करा रहे हैं। वस्तु अथवा पिंड को पृथ्वी से ऊंचाई की तरफ गति कराने पर समीकरण किस प्रकार हो जाएंगे। पहला समीकरण जो है वो हो जाएगा हमारा v बराबर u माइनस, ध्यान दीजिए हमने पहला परिवर्तन चिन्ह का है और a के स्थान पर g। तो अब पहला गति का समीकरण, यदि किसी वस्तु को गुरुत्वीय बल के प्रभाव में पृथ्वी तल से ऊंचाई की ओर फेंका जाता है, उसे ऊंचाई की ओर गति कराई जाती है। दूसरा समीकरण h, हमने कहा था s का प्रतिस्थापन हम किसके द्वारा कर रहे हैं, h के द्वारा। h बराबर ut वापस माइनस 1/2 a की जगह पुनः g और t स्क्वायर। तो ये अब गति का समीकरण हो जाएगा वस्तु को ऊंचाई की तरफ फेंकने पर। इसी प्रकार तीसरा समीकरण का रूप कुछ इस प्रकार बदल जाएगा, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर, वापस माइनस का चिन्ह, 2a के स्थान पर g और s के स्थान पर h। v बराबर u माइनस जी टी, h बराबर ut माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, और तीसरा समीकरण v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2gh। आपको इन सभी राशियों के मतलब पता होंगे, फिर भी जो बच्चे भूल गए उनके लिए एक बार पुनः। v वस्तु का अंतिम वेग, इन सूत्रों पर आधारित हम अंकित प्रश्न भी करेंगे। u वस्तु का प्रारंभिक वेग, और याद रखने का तरीका भी हमने उस समय आपको बताया था, u पहले आता है, v बाद में आता है अंग्रेजी वर्णमाला में। तो प्रारंभिक वेग u पहले आता है और अंतिम वेग v, क्योंकि v बाद में आता है। उसके बाद g गुरुत्वीय त्वरण, और t दूरी तय करने में लगा समय, जिस ऊंचाई तक वो जा रहा है उसको पहुंचने में, वांछित ऊंचाई तक पहुंचने में उसे लगने वाला समय। h पृथ्वी तल से ऊंचाई, फिर से u, t, g और t वही चीजें हैं, और यहां भी u, v, g, h सभी जो हैं वो आ चुके हैं। तो इस प्रकार से u वस्तु का प्रारंभिक वेग, वहीं v वस्तु का अंतिम वेग, g गुरुत्वीय त्वरण, दूरी तय करने में लगा समय, और पृथ्वी तल से वस्तु की ऊंचाई है h। वहीं आप देखिए, यदि हम वस्तु जो कि पहले से किसी ऊंचाई पर स्थित है, यानी किसी ऊंचाई से वस्तु को छोड़ने पर, अब हम उसे पृथ्वी तल की ओर छोड़ रहे हैं, किसी ऊंचाई से मुक्त रूप से
गिराने पर, यानी अब वस्तु का क्या हो रहा है, मुक्त पतन। किसी ऊंचाई पर रखी हुई वस्तु को जब हम छोड़ते हैं, अब वो कहाँ आएगी, पृथ्वी तल की ओर आएगी, यानी पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के प्रभाव में गति कर रही है। और उस स्थिति में बच्चों समीकरण फिर से कुछ बदल जाएंगे। तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि वस्तु जो है उसे ऊपर की ओर गति कराई जा रही है या वस्तु को ऊंचाई से नीचे की ओर छोड़ा जा रहा है। अब देखिएगा समीकरण, पहला समीकरण v बराबर u। अब देखिए गुरुत्वीय बल भी नीचे की ओर लग रहा है और हमारी वस्तु भी नीचे की ओर ही गति कर रही है, तो अब माइनस चिन्ह नहीं आएगा, यहां पर प्लस का चिन्ह आएगा और u प्लस gt। स्थिति की शर्त आपको याद रखनी है, यदि वस्तु मुक्त पतन हो रहा है यानी वस्तु किसी ऊंचाई से नीचे की ओर गिर रही है। दूसरा h बराबर ut, वापस से प्लस का चिन्ह, हाफ gt स्क्वायर। और तीसरा समीकरण v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gh। साथ ही साथ इन समीकरणों में अब आपको समझ में आ रहा है अंतर केवल चिन्ह का है, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए याद रखने में। मुक्त पतन की स्थिति में हमने आपको एक चीज और बताई थी कि मुक्त पतन की स्थिति में वस्तु का प्रारंभिक वेग यानी प्रारंभिक वेग u, इसका मान 0 होता है। मुक्त पतन की स्थिति में वस्तु का प्रारंभिक वेग बराबर 0। इसलिए शुरुआती ये राशियां, ये राशि 0, यहां u का गुणा t से हो रहा है, चाहे समय कुछ भी हो लेकिन 0 से गुणा होने पर वो संपूर्ण राशि 0 हो जाएगी। इसी प्रकार u का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर भी 0 ही होता है। तो एक तरह से देखा जाए तो मुक्त पतन की स्थिति में ये समीकरण किस प्रकार से कहे जा सकते हैं, देखिएगा। ये देखिए, इस राशि को लिखें या ना लिखें, जैसे v बराबर u प्लस gt, मुक्त पतन की स्थिति में u का मान है 0, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं v बराबर gt, क्योंकि u का मान तो 0 ही है। इसी क्रम में दूसरा समीकरण जो है वो h बराबर ut, लिखे या ना लिखे, मुक्त पतन की स्थिति में ये राशि 0 ही होने वाली है, तो h बराबर हाफ gt स्क्वायर। और तीसरा समीकरण v स्क्वायर बराबर 2gh। तो ये समीकरण इस प्रकार से हमारे सामने है। पहले 3 समीकरण उस स्थिति में जब वस्तु को ऊंचाई की ओर फेंका गया है, और ये समीकरण जब वस्तु किसी ऊंचाई से नीचे की तरफ छोड़ी गई है। चलिए बच्चों, समय भी हो चला है छोटे से ब्रेक का, लौटते हैं।
आगे इन्हीं सूत्रों पर जो हमने पढ़े हैं उन पर आधारित ले रहे हैं कुछ आंकिक प्रश्न। आपकी पुस्तक का प्रश्न संख्या 3। प्रश्न कुछ इस प्रकार है, किसी पत्थर को 20 मीटर प्रति सेकंड के प्रारंभिक वेग से ऊपर की ओर फेंका जाता है। G बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर लेते हुए, हमें दिया हुआ है G का मान 10 के स्थान पर हमें 9.8 के स्थान पर हमें 10 रखने की सलाह दी गई है इस प्रश्न में। लेते हुए निम्न की गणना कीजिए। सबसे पहला हमें बताना है पत्थर द्वारा उच्चतम ऊंचाई तक पहुंचने में लगा समय, और दूसरी हमें गणना करने के लिए कहा गया है पत्थर द्वारा तय की गई दूरी। सवाल एक बार पुनः, किसी पत्थर को 20 मीटर प्रति सेकंड के प्रारंभिक वेग से ऊपर की ओर, अब आपको ध्यान रखना है यहां सूत्र लगेगा वो तो ऊपर की ओर गति के लिए लगाते हैं हम। G का मान हमें रखना है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। गणना करनी है हमें पत्थर द्वारा उच्चतम ऊंचाई तक पहुंचने में कितना समय लगता है और कितनी दूरी उसके द्वारा तय की जाती है। अब देखिए किस प्रकार हम इसे हल करेंगे। सबसे पहले दिया है 20 मीटर प्रति सेकंड के प्रारंभिक वेग, यानी u दिया है हमें 20 मीटर प्रति सेकंड। G का मान हमें लेना है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। दो ही चीजें हमें दी गई हैं और हमें बताने के लिए कहा गया है समय t पहले प्रश्न में, और दूसरे हिस्से में हमें पूछा गया है h। अब देखिए पहले प्रश्न को हल करने के लिए हम गति के प्रथम समीकरण का सहारा लेते हैं। प्रथम समीकरण अभी अभी आपको बताया था v बराबर u, माइनस आएगा प्लस आएगा, बताइए। वस्तु की गति है ऊपर की ओर, जो लोग ऋण चिन्ह बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब। u माइनस gt ये हमारा प्रथम समीकरण है उस स्थिति में जब वस्तु ऊपर की ओर गति करती है। देखिए जब कोई वस्तु अपनी उच्चतम ऊंचाई प्राप्त कर लेती है तो उसका अंतिम वेग शून्य हो जाता है, यानी v बराबर 0 उच्चतम ऊंचाई पर। तो अब यहां v का मान हम रखेंगे 0, u प्रारंभिक वेग रखिएगा आप 20,
माइनस का चिन्ह, g का मान हमें रखना है 10 और हमें ज्ञात करना है समय t, तो इंटू t। 0 यहां 20 माइनस 10 इंटू टी, तो राशि हो गई कुछ इस प्रकार 0 बराबर 20 माइनस 10 टी, 10 टी। अब 10 टी को आप इधर ले आइए तो 10 टी बराबर के चिन्ह के जाने पर माइनस से किसका हो जाएगा, प्लस का। 10 टी बराबर 20 और टी बराबर क्या हो जाएगा, इसलिए टी बराबर 20 बटा 10, 0 से 0 यानी 2 और लगाएंगे हम इकाई सेकंड। तो इस प्रकार से हम प्रश्न का पहला हिस्सा हल कर पाते हैं। समीकरण प्रथम काम में लेने पर हमारे पास u दिया हुआ है, g दिया हुआ है और समय t हमें निकालना है और अंतिम वेग हमें पता है, जब वस्तु उच्चतम ऊंचाई पर पहुंच जाती है तो उसका अंतिम वेग 0 हो जाता है। इसी प्रकार प्रश्न का दूसरा हिस्सा हम हल करेंगे। थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं, यहां पत्थर द्वारा तय की गई दूरी। अब हम गति का तीसरा समीकरण काम में लेते हैं। गति का तीसरा समीकरण प्रयुक्त करने पर तीसरा समीकरण v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस, लगाना मत भूलिए, और 2gh अब देखिए v जैसा कि हमने यहां बताया था आपको, 0 का स्क्वायर भी 0 ही होता है और 20 का स्क्वायर, u प्रारंभिक वेग 20 है, माइनस 2 इंटू जी की जगह लगाइए 10 और h जो हमें ज्ञात करनी है। तो 0 बराबर 20 का स्क्वायर 2 दूनी 4 यानी 400 माइनस 10 दूना 20 h और यहां आइए आप माइनस 20h को क्यों ना हम इस तरफ ले आए, तो 20h प्लस के बन जाएंगे बराबर 400 और h बराबर हो जाएगा 400 बटा 20। काटिए 0 0 और 2 दूनी 4 और 0, तो इस प्रकार हमारा उत्तर आ जाता है। पत्थर द्वारा तय की गई जो दूरी है 20 और क्या लगाएंगे, मीटर। इस प्रकार यदि आपने समीकरण सही लिख लिया और मान रख के गणना सही कर ली तो निश्चित रूप से आप सवाल सही तरीके से हल कर पाएंगे। एक सवाल और फुर्ती से लेना चाहेंगे हम, ये भी आपकी पुस्तक का प्रश्न है, प्रश्न संख्या 5। प्रश्न लिख लेते हैं। 125 मीटर ऊंची मीनार से एक पत्थर छोड़ा जाता है। तो हमें निम्न की गणना करनी है। तो निम्न की गणना कीजिए। पहला, इस सवाल के भी 2 हिस्से हैं। नीचे पहुंचने में लगा समय
अब आप ध्यान दीजिएगा, ऊंची मीनार से पत्थर को छोड़ा जा रहा है, यानी मुक्त पतन है। तो मुक्त रूप से जब चीज गिर रही है तो हमें उस प्रकार का ही समीकरण भी प्रयोग में लेना होगा। और दूसरा हिस्सा इसका है पत्थर का अंतिम वेग। थोड़ा शीघ्रता से देखेंगे तो सवाल हम पूरा कर पाएंगे। सवाल लिख लें एक बार जो लोग लिख रहे हैं। 125 मीटर ऊंची मीनार से एक पत्थर को छोड़ा जाता है और निम्न की गणना करने के लिए हमें कहा गया है नीचे पहुंचने में लगा समय और दूसरे हिस्से में पत्थर का अंतिम वेग। हल कीजिए। दिया है, हमें जो दिया गया है, चूंकि मुक्त पतन है इसलिए u बराबर 0 जैसा कि हम सभी जानते हैं, और h हमें दे रखी है 125 मीटर। ज्ञात हमें करना है क्या, पहला t और दूसरे प्रश्न में हमें ज्ञात करना है v। पहले हिस्से को हल करते समय हम दूसरा समीकरण काम में लेते हैं, दूसरे समीकरण से, क्योंकि हमें h काम में लेना है और दूसरे समीकरण में h आता है। तो दूसरा समीकरण है आपका h बराबर ut, लिखने की आवश्यकता नहीं क्योंकि वो तो 0 ही हो जाएगा। आप देखिए ये जो है h को हम क्या लिखेंगे 125, और यहां समीकरण इस प्रकार था ना, h बराबर ut प्लस 1/2 GT स्क्वायर। इस राशि का मान 0 होने वाला है क्योंकि u 0 है, इसलिए हम इसे लिख लेंगे h बराबर 1/2 GT स्क्वायर। h का मान रखिए 125, 125 बराबर 1/2 इंटू g का मान 10 इंटू t जो हमें ज्ञात करना है। एक 125 बराबर 1/2 g की जगह 10 और t स्क्वायर। यहां से 10t स्क्वायर, 10t स्क्वायर 125 का गुणा 2 के साथ, और t स्क्वायर का मतलब क्या हो गया 125 गुणा 2/10। और किसी चीज का वर्ग जब हम निकालना चाहते हैं तो हमारा एक तरीका यह है कि हम दूसरी तरफ का वर्गमूल निकाल लें। तो t बराबर 125 गुणा 2/10। आगे सॉल्व कीजिए। 125 गुना 250/10 और इसका वर्गमूल 0 से 0, और ये रह गया √25। और बताइए फटाफट से 25 का रूट, वेरी गुड 5, और उत्तर आएगा सेकंड में। ये है पहला हिस्सा। 5 सेकंड लगेंगे उस पत्थर को नीचे आने में। दूसरे में दूसरा हिस्सा जिसमें हम का अंतिम वेग निकालना है, वही हम तीसरा समीकरण काम में लेंगे। v स्क्वायर बराबर, फिर से हम u स्क्वायर नहीं ले रहे हैं, समीकरण कुछ इस प्रकार था, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gh। u स्क्वायर की राशि 0 हो जाने से v स्क्वायर बराबर 2gh। v स्क्वायर हमें गणना करनी है 2 गुणा 10 और ऊंचाई है 125 मीटर। फिर से v स्क्वायर की जगह v निकालने के लिए 2 गुणा 10 गुणा 25। एक 125 का गुणा 2 के साथ 250
और फिर 10 से 2500, v बराबर अंडर रूट 2500 और v बराबर हो जाएगा 25 का रूट 5। अंतिम वेग जो है वो हमारे समक्ष आ गया 50 मीटर प्रति सेकंड, जो इसकी इकाई है। 2500 का रूट निकालना, 2 जीरो की जगह 1 जीरो, 25 का 5। तो इस प्रकार से पत्थर का अंतिम वेग हो जाएगा 50 मीटर प्रति सेकंड। तो सरलता से आप इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। ये ध्यान रखना है बस, पत्थर को या किसी भी वस्तु को ऊपर से नीचे छोड़ा जा रहा है या नीचे से ऊपर गति कराई जा रही है। जल्दी से लिख लें जिनका रह गया है। पहले हिस्से में हमें नीचे पहुंचने में पत्थर को कितना समय लगता है वो निकालने के लिए कहा गया था और हमने दूसरे समीकरण की मदद ली, क्योंकि हमें जो क्लू दिया गया था प्रश्न के अंदर, हमें ऊंचाई भी दी गई थी और उसे हम दूसरे समीकरण के द्वारा काम में आसानी से ले सकते हैं। वहीं दूसरे हिस्से में हमें अंतिम वेग ज्ञात करना था और हमने तीसरा समीकरण काम में लिया है। तो इस अध्याय से संबंधित जो कुछ अंश और शेष रह गया है उसे लेकर उपस्थित होंगे अगली क्लास में। नमस्कार।